हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, रिवीजन क्लास में हम सब एक क्लास देखे थे और पिछली क्लास में आप सबसे हम पूछे थे कि रिवीजन क्लास आप सबको कैसा लग रहा है। तो आप सबने बहुत अच्छा कमेंट किया था, है ना। तो उसी की कड़ी में आज लेकर आए दूसरा क्लास, है ना। आप सबने बहुत प्यार दिया था पहले क्लास में, तो आज उसके आगे हम सब देखेंगे। यदि आप सब पहला वीडियो नहीं देखे हैं, कुछ लोग हैं, तो प्लेलिस्ट बना है, आप सब जाके वहाँ बहुत सारा वीडियो है और भी आप सब देख सकते हैं। तो आज उसी कड़ी में दूसरा क्लास क्या है, उसी के आगे से शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम बताए थे जो पाटलिपुत्र था, है ना, उसमें नगर प्रशासन के बारे में बताया गया था ना, और जिसमें कुल 30 सदस्य होते थे। कितना सदस्य थे? 30। और प्रत्येक सदस्य में 5-5 सदस्य होते थे ना। तो अगर प्रत्येक पार्ट में 5-5 सदस्य होंगे तो कुल कितनी समितियां बनेंगी? 6 समितियां बनेंगी, है ना। देखिए, कुल कुल कितनी समितियां? 6, है ना। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5। और टोटल कितने हो जाएंगे? 30, है ना। अब देखिए, जो कुल समितियां थी, कौन कितने समितियां? टोटल 6। पहला समिति था क्या? शिल्प कला समिति, है ना। दूसरा समिति क्या था? जनसंख्या समिति। तीसरा समिति क्या था? विदेश समिति। और चौथा क्या था? उद्योग और व्यापार समिति। पांचवा क्या था? वस्तु निरीक्षक समिति। और छठा क्या था? कर निरीक्षक समिति, ना। तो ये जो 6 समितियां था पाटलिपुत्रा में, उसके बारे में देख लेते थे। जो शिल्प कला समिति थी ना, वो सड़क से संबंधित थी, मतलब सड़कों के निर्माण, रख रखाव, सुरक्षा, है ना। कौन सी समिति थी? शिल्प कला समिति, ठीक। और दूसरा क्या था? जनसंख्या समिति। जैसे ये जो समिति थी ना, जनसंख्या पर ध्यान देती थी, जैसे जनसंख्या का नियंत्रण, जनसंख्या का जनगणना, है ना, ये सब पे विशेष ध्यान देती थी। और तीसरा था विदेश समिति, है ना। विदेश समिति मतलब आप जान रहे, विदेश से संबंधित जितने भी होते थे, है ना। और जैसे कोई अगर विदेशी अपने यहाँ आता था तो उसका क्या ब्यौरा रखता था, उसका मतलब लिखा पढ़ी भी होता था, है ना। तो ये सब विदेश समिति में होता था। अगला क्या? उद्योग और व्यापार समिति, ये उसी से संबंधित आप सबको आ गया। और वस्तु निरीक्षक समिति, वस्तु का निरीक्षण करने के लिए समिति बना था। और कर निरीक्षण मतलब करों के निरीक्षण के लिए। तो ये जो 6 समितियां ना पाटलिपुत्र में देखा गया था, ठीक। और देखिए, मौर्य काल में क्या होता था, जो टैक्स चोरी करता था ना, उसको मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। किसकी सजा? मृत्यु दंड की सजा, है ना। और देखिए, केंद्र किसमें बटे थे? प्रांतों में, है ना। और जो प्रांतों का आपको सबको पहले भी बताया था, जो प्रांत का जो प्रमुख अधिकारी होता था ना, वो राजवंश से होता था, है ना। पिछली वीडियो में भी आपको बताए थे। और जिसे हम कुमार बोलते थे या आर्यपुत्र बोला जाता था, मतलब जो प्रांत का जो प्रमुख बनता था वो राजवंश से बनता था, और उसको क्या बोला जाता था? कुमार या आर्यपुत्र बोला जाता था, ठीक। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अगला टॉपिक क्या है ना। ये रैंडमली आपका रिवीजन हो रहा है ना, कोई एक टॉपिक स्पेशल नहीं है, मतलब जो भी आएगा उसका फुल डिटेल होगा, ठीक। आगे देखिए, बलवंत राय मेहता साहब, इनकी समिति कब आया था, गठन कब हुआ था? 1957 में। और 1957 में ही अपना रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया था। और एनडीसी ने इनकी सिफारिशों को स्वीकार किया था 1958 में, ठीक। और देखिए, पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव था, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का क्या रखा था? आधार रखा था, या शिला आधार रखा, ठीक। अब देखिए, पंचायती राज का जनक राज्य अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? राजस्थान, है ना। और सबसे पहले त्रिस्तरीय व्यवस्था को कौन अपनाया था? सबसे पहले राजस्थान अपनाया था 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद आंध्र प्रदेश अपनाया था 11 अक्टूबर 1959 को, ठीक। और उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय व्यवस्था कब अपनाया था? 1961 में। और 1961 में है जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक। और देखिए, जो वेस्ट बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल है ना, वहाँ 4 स्तरीय व्यवस्था थी। कितना स्तरीय? 4 स्तरीय। कौन कौन सा है बंगाल में 4 स्तरीय व्यवस्था? देख लेते हैं। ग्राम पंचायत है वेस्ट बंगाल में, आंचल पंचायत है और आंचलिक पंचायत है, और जिला परिषद है,
ठीक, ये 4 व्यवस्था है। लेकिन जो ये आंचलिक जो पंचायत है ना, 1973 में इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक, तो अब बंगाल में भी कितने स्तर की व्यवस्था बच गई है? 3 स्तरीय। ठीक है। ल- लेकिन आप सबको अभी भी कहीं भी अगर क्वेश्चन देखते होंगे ना, तो पूछा था बंगाल में कितने व्यवस्था है, तो 4 स्तरीय बताते हैं ना। जबकि रियल बात क्या है, 1973 में आंचलिक पंचायत को खत्म कर दिया गया था। आगे देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था? 2 अक्टूबर 1952 में आया था। ठीक, और कितने विकास खंडों में शुरू हुआ था? 55 विकास खंड, और प्रत्येक विकास खंड में 100 गांव शामिल होते थे, लगभग 100 गांव, है ना, जो 60 से 70 हज़ार की जनसंख्या को कवर करती थी। बात समझ में आया? आपसे पूछा गया है कि सामुदायिक विकास खंड कार्यक्रम कितने विकास खंडों में शुरू हुआ? 55, और प्रत्येक विकास खंड में कितने गांव लगभग आते थे? 100, और जिसके थ्रू कितना जनसंख्या लगभग कवर होता था? 60 से 70 हज़ार। आगे क्या है देखिए, कि 1953 में, मतलब 2 अक्टूबर 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा आया था। ठीक, और किसके सहयोग से आया था? फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से। ये यूएसए का ये है कंपनी, है ना, यूएसए के कंपनी फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा आया था। अब देखिए यहाँ क्या है, दूसरा टॉपिक है, लिखा है कि संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत राज्य सरकार धारा 11 के 2 के तहत आदेश द्वारा प्रधान के पदों को एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित करेगी। बस समझ में आया क्या लिखा है? देखिए, राज्य सरकार जो है किस धारा के अनुसार? धारा 11 के 2, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, का कहिए चाहे ए कहिए, 11 के 1 2 के तहत, है ना, किसके पदों को संरक्षित करेगी? मतलब प्रधान के पद के लिए, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी के लिए आरक्षित करेगी। ये आर्टिकल आप सबको याद होना चाहिए, 11(1)(2) या 11(11) के का के 2, है ना। अब देखिए इसका जो और धारा है, देखिए तो 11 धारा के का के 1 में क्या बोला गया है ना, इसमें बोला गया है, एक तो 1947 की बात कर रहे हैं, है ना, अपना वाला, तो क्या बोला गया है 11 का के 1 में, है ना, तो ग्राम पंचायतों का एक प्रधान होगा। ये कहाँ बोला गया? 11 के का के 1 में, जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा। ठीक है, और 11 के का के 2 में क्या बोला गया? अभी आपको बताया था ना ऊपर, ये तो था 11 के का के 2। इसमें बताया गया है कि प्रधान के पदों को एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित होगा, है ना। अच्छा, ओबीसी के लिए 27% से तो ज़्यादा होगा नहीं। एक काम कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा, है ना। अभी देखिए ये ऊपर तो पढ़े थे, देखिए ये तो ऊपर अभी आप पढ़े हो ना, तो 11 के का के 2 हो गया, है ना, और 11 के का के 3 में क्या बोला गया है? 3 में तो इसमें बोला गया कि प्रधान की कुल पदों पर 1/3 आरक्षण किसका होगा? एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं का होगा। तो ये तीनों धारा क्रम से है, तो याद कर लेना कौन कौन सा। 11 के का के 1, 11 के ए के 1, 11 के बी के ए के 2 और 11 के ए के 3, है ना, चाहे का आप कहिए चाहे ए कहिए, है ना। तो तीनों धारा बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, इसमें सब आपका कंप्लीट होगा, पूरा धारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरी योजना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आप सब खाली वीडियो में बने रहें, देखिए अच्छा लगेगा। अब देखिए, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की धारा 12 के खा में क्या लिखा? संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम का मतलब 1947। ठीक, इसमें एक धारा 12 के खा क्या बोला गया? इसमें बोला गया जो 12 के खा है ना, ग्राम पंचायत की बैठक के बारे में बोला गया है। ठीक, और जो ग्राम पंचायत की बैठक होगी ना, प्रत्येक माह में एक बार होती है, मतलब अगर एक महीना में एक बार हुआ तो 12 महीने में 12 बार, इसका मतलब एक साल में कितनी बार बैठक होगी ग्राम पंचायत की? 12 बार बैठक होगी। ठीक, और क्या इसमें बोला गया? ग्राम पंचायत के कार्यालय व सार्वजनिक जगह पर जो बैठक होगा, कहाँ पर होगा? ग्राम पंचायत का जो पंचायत राज भवन है वहाँ पर होगा। अगर मान लेते हैं वहाँ अभी पंचायत राज भवन नहीं है, तो कोई सार्वजनिक जगह हो सकता ना जैसे कोई
वृक्ष का मतलब वृक्ष के नीचे हो सकता है, पेड़ के नीचे हो सकता है, या कोई तालाब हो, है ना, अच्छा जगह हो, बगीचा हो, है ना, जहाँ उचित लगे वहाँ बैठक हो सकती है। ठीक। और कब होगा? निर्वाचन के 30 दिन के भीतर पहली बैठक होगी, है ना। ये सब बात कहाँ पर कहा गया है? धारा 12 के खा। ठीक। अब देखिए, और यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल बैठक कंडीशनल क्या होगा? अगर ग्राम पंचायत के सदस्य के 1/3 सदस्य, ध्यान देना, ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, अगर ग्राम पंचायत का 1/3 सदस्य लिखित रूप से मांग करते हैं, ठीक, किससे? प्रधान से। अगर ग्राम पंचायत के सदस्य का 1/3, है ना, लिखित रूप से प्रधान से अगर मांग करेंगे बैठक के लिए, तो प्रधान जो है 15 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा। ठीक है। कितने दिन के अंदर बैठक बुलाएगा? 15 दिन की बैठक। और इस जो बैठक के जो लिखा पढ़ी होगा ना, जो प्रति होगा, जो सचिव जी लिखेंगे पढ़ेंगे, जैसे आप सब बनेंगे ना, जो लिखेंगे पढ़ेंगे, जो कार्रवाई का जो प्रति होगा, जो पेज होगा ना, उसको 7 दिन के अंदर किसके पास भेजना अनिवार्य होगा? सहायक विकास अधिकारी के पास भेजा जाएगा। ध्यान देना, जो बैठक में जो लिखा पढ़ी होगा, जब बैठक हो जाएगी तो 7 दिन के अंदर बीपीओ क्या करेगा? सहायक विकास अधिकारी के पास उसको रिपोर्ट करेगा या भेजेगा। ठीक। ध्यान देना, ये डाटा आपको याद होना चाहिए। ग्राम पंचायत का 1/3 सदस्य लिखित रूप से मांग करेंगे तो प्रधान कितने दिन के अंदर बुलाएगा? 15 दिन के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर आप सब बोल रहे थे कि जो आयोग है ना, आयोग को पूरा मतलब डिस्कस कर दीजिए। यहाँ पर फुल आपका डिस्कस होगा, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे वित्त आयोग हो, जो भी आयोग है, महिला आयोग हो, है ना, जो भी आयोग है सबका अच्छे से डिस्कस होना। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त, है ना, थोड़ा कट गया, हम आप सबको पढ़ के बता देते हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहले जो आयोग बना था, कब बना था? 23 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग कब बना था? 23 अप्रैल 1994 को, 95 नहीं है ना, 1994 को बना था। ठीक। और 1995 को पहला चुनाव हुआ था, ध्यान देना। 23 अप्रैल 1994 को बना था और 1995 को पहला पंचायती राज चुनाव हुआ था। अब देखिए, आयोग के बारे में देख लेते हैं ना। जो पहला आयोग थे उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग, रामदास सोनकर थे, है ना। इनका जो कार्यकाल था 1994 से लेकर 1996 तक था। और इनके समय में नगर पालिका का भी चुनाव हुआ था और ग्राम पंचायत का भी चुनाव हुआ था। ठीक है, दोनों चुनाव हुआ था। ये आपका सीक्वेंस में है। ठीक है। दूसरे नंबर के थे यशपाल सिंह। इनका जो ड्यूरेशन था 1996 से 2001, तो इनके समय में नगरों का चुनाव हुआ था और पंचायतों का, दोनों चुनाव हुआ था। तीसरे नंबर के थे अपरमिता प्रसाद सिंह, है ना। इनका जो समय था 2001 से 2007 तक। ठीक। और इनके समय में 2005 में पंचायत का चुनाव हुआ था और 2006 में नगर निकाय का चुनाव हुआ था। किसके समय में? अपरमिता प्रसाद सिंह के समय में। ठीक। और चौथे नंबर के जो चुनाव आयोग थे राजेंद्र भोनवाल, इनका जो समय था 2007 से 2012, है ना। इनके समय में केवल 2010 में पंचायत का चुनाव हुआ था, नगर का चुनाव नहीं हुआ था। ठीक। और पाँचवें नंबर के जो चुनाव आयोग हैं सतीश कुमार अग्रवाल थे। ठीक। और इनका जो समय था 2012 से 2017। इनके समय में देखिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 3 चुनाव हुए थे। 2012 में नगर का चुनाव करवाया था और 2015 में पंचायत का, फिर 2017 में फिर नगर का। ठीक। तो सतीश से केवल ऐसे कुमार अग्रवाल ऐसे चुनाव आयुक्त थे जिनके समय 3 चुनाव हुआ था। और जो छठवें थे मनोज कुमार, है ना, जिनका समय था 2018 से 2024, है ना। इनके समय में 2021 में पंचायत का चुनाव हुआ था और 2023 का नगरीय चुनाव हुआ था। और जो अभी बने हैं, जो नए बने हैं, कौन बने हैं? राज प्रताप सिंह। इनका जो समय है 2024 से अभी चल रहा है। ठीक। ये नए बने हैं। ठीक है। अब देख लीजिए, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में अभी हमने बताया था ना। इनका गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1994 को हुआ था। अगर हम संविधान की बात करें, किस धारा में लिखा है? 243 के में निर्वाचन आयोग,
है ना। तो इसका काम क्या होता है राज्य निर्वाचन आयोग का? मतदाता सूची को तैयार करना, ठीक, मतदान का संचालन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, अधीक्षण करना, ये सब का काम किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है। अब देखिए राज्य निर्वाचन आयोग के बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए ना, तो सबसे पहले उसको सेवानिवृत्त आईएएस होना चाहिए ना, मतलब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होना चाहिए। और इसका जो कार्यकाल होता है ना, कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष होता है या 70 वर्ष, है ना। 70 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए, या तो 6 वर्ष का उसका समय तो रहता ही है, याद कर लेना, 6 वर्ष या 70 वर्ष। अब देखिए इसको हटाया कैसे जाएगा, है ना। तो चुनाव आयोग को ऐसे हटाया जाएगा जैसे हाई कोर्ट के मतलब जज को हटाया जाता है, ठीक, उसी प्रकार से चुनाव आयोग को भी हटाया जा सकता है। ठीक है। तो आप सब देख रहे हैं चुनाव आयोग के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, ठीक, जो भी आएगा आपके पेपर में इसी में से पूछा जाएगा, आपको डीप से डीप बता रहे हैं। और देखिए अभी वो तो संविधान की हो गया, और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की बात करें तो एक आपका धारा पड़ता धारा 2 के टा में, है ना। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग की परिभाषा दिया गया है। किसकी परिभाषा है? राज्य निर्वाचन आयोग की। और धारा 2 के टा में किसका परिभाषा है? मुख्य निर्वाचन आयोग की, है ना। क्योंकि इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 1+2 मतलब 3 सदस्य होते हैं ना। कितने सदस्य? 3 सदस्य होते हैं। तो ध्यान देना, ये अपना उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की बात है। धारा 2 के टा में राज्य निर्वाचन आयोग की परिभाषा है, क्योंकि इसके सदस्य होते हैं ना, और एक किसका है? जो मुख्य रहता है उसका है। तो देखिए याद हो जाएगा, आप सब एक बार ध्यान से देखेंगे। अब देखिए एक्ट 1947 की बात करें तो धारा में जो 9 के का है ना, इसमें बताया गया मतदान देने का मत देने का अधिकार धारा 9 के का में है, ठीक। और धारा 9 के खा में है प्रधान का निर्वाचन कैसे होगा, किस रीति से होगा, है ना, 9 के खा में है, ठीक है। और निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नियमावली किस धारा में है? धारा 9 में है, ठीक है। एक्ट 1947 की सब बात हो रहा है। अब देखिए ग्राम प्रधान के निर्वाचनों का अधीक्षण कौन करता है? किस धारा के अंतर्गत होता है? धारा के अंतर्गत होता है 12 के खा के तहत। किसका चुनाव? ग्राम प्रधान के चुनाव का अधीक्षण नियंत्रण, है ना, ये सब धारा 12 के खा मतलब धारा बी के तहत होता है। अब देखिए इसमें ग्राम पंचायत के सदस्य कि कितना सदस्य हो सकते हैं, एक के धारा में है धारा 12 के 1 का सी में, 12 के 1 का सी में या गा में। आप सब जानते हैं कि आबादी के अनुसार सदस्य होते हैं ना, तो ये धारा याद कर लीजिए किस धारा में? 12 के 1 का गा में। अगर 1000 तक आबादी है ना, तो कितने सदस्य होंगे? 9 सदस्य, है ना। अगर 1000 से ज़्यादा है और 2000 से कम है तो कितना होंगे? 11 सदस्य। 2000 से ज़्यादा हो 3000 से कम हो तो कितना होगा? 13 सदस्य। अगर 3000 से ज़्यादा होगा तो कितना सदस्य होगा? 15 सदस्य, है ना। तो जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य है ना, ये सदस्य की बात किस धारा में किया गया है? 12 के 1 के सी में, ठीक। अब देखिए थोड़ा नगरों से बारे में देख लेते हैं ना, पेपर में पूछ लेगा। तो नगर निगम में निर्वाचित सदस्य, तो नगर निगम में कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? 60 से 110, ठीक। और नगर पालिका परिषद में निर्वाचित कितने सदस्य हो सकते हैं? 25 से 55। और अच्छा यहाँ पर मनोनीत कितने होंगे? 3 से 5। और नगर पंचायत में निर्वाचित कितने होते हैं? 10 से 24 सदस्य। और मनोनीत कितना यहाँ पर होगा? 2 से 3 सदस्य, ठीक। ये सब डाटा आप सबको याद होना चाहिए। अब देखते हैं ग्राम पंचायत की समिति, है ना। तो अच्छा ग्राम पंचायत में कुल कितने प्रकार की समिति होती है? 4 प्रकार की समिति होती है ना। कौन कौन सा होता है? एक तो अस्थाई होता है समिति, एक होता है संयुक्त समिति, एक होता है भूमि प्रबंधक समिति, एक आपका होता है अन्य विभागों द्वारा गठित समिति, है ना। तो इसी में से जो पहला आपका समिति है, जो आपका पहला समिति है ना, अस्थाई समिति, है ना। तो अस्थाई समिति किस धारा में लिखा है? धारा 29 में, देख लेते हैं।
अस्थाई समिति जो है ना एक्ट 1947 के अंतर्गत धारा 29 में लिखा गया है। कौन सी समिति? अस्थाई समिति। और संयुक्त समिति किस धारा में? धारा 30 में है ना। भूमि प्रबंधक समिति कहाँ? 28 के का में है। ठीक, तो इन सब के बारे में आगे भी डिस्कस होगा, बट यहाँ पर देखिए अस्थाई समिति की बात करते हैं। तो जो ग्राम पंचायत में है ना, कुल अस्थाई समिति 6 होती हैं। कितने अस्थाई समितियाँ होती हैं? 6। और जब 6 अस्थाई समिति होगा तो प्रत्येक समिति में कुल 7 सदस्य होते हैं। जैसे 6 हो गया, मान लेते एक समिति है, 6 समिति में एक समिति है, इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं, 1 + 6, मतलब एक तो सभापति होगा, है ना, एक और 6 क्या होंगे? 6 सदस्य होंगे, है ना। प्रत्येक समिति में प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य, और एक मेन होता है, तो कुल कितना हो गया? 7। देखिए टोटल 6 समितियाँ टोटल 6 सदस्य होते हैं ना, टोटल की बात नहीं कर रहे हैं अभी। देखिए टोटल 6 समितियाँ होती हैं, तो प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल कहेंगे 7, 1 + 6, एक सभापति को जोड़ लेंगे और 6 सदस्य को, कन्फ्यूज मत होइएगा। टोटल कितने सदस्य हैं? 7। 7 में से देखिए 6 सदस्य हो गया और एक क्या हो गया? समिति हो गया, सॉरी एक सभापति हो गया। और जो सदस्य होते हैं ना 6 में से, इनमें से एक अनिवार्य होता है, एक SC या ST हो, और एक महिला हो, और एक क्या होना चाहिए? पुरुष होना चाहिए। ये 6 सदस्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो 6 समितियों का भी जिक्र हो रहा है ना, कि वो 6 समितियाँ कौन कौन सी, यही समिति देखिए, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, है ना, और प्रशासन समिति या प्रशासनिक समिति, निर्माण समिति, जल प्रबंधक समिति, स्वास्थ्य समिति, है ना। तो 6 समितियाँ आपको याद होना चाहिए। अच्छा, और एक आपको बता दें प्रमुख रूप से, ये जो 3 समितियाँ हैं ना, नियोजन, शिक्षा, प्रशासन, इनका जो प्रशासन मतलब इनका जो तीनों का जो सभापति होता है ना, प्रधान होता है। बाकी इन तीनों का कोई भी सदस्य हो सकता है, ठीक, लेकिन इन तीनों का जो सभापति होता है कौन होगा? प्रधान, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, जैसे निर्माण समिति हुआ, तो इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? 1 + 6, है ना। एक तो सभापति होगा और 6 तो अन्य सदस्य, और जो 6 अन्य सदस्य होगा, इसमें एक SC या ST होगा, और एक ओमेन होगा, मतलब महिला होगा, है ना। एक क्या होगा? OBC होगा, है ना, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या है? टैक्स। 1947 के अंतर्गत धारा 37 में क्या बोला गया है? टैक्स, है ना, कि ग्राम पंचायतें टैक्स लगा सकती हैं, है ना। अच्छा, कैसे टैक्स लगाएगा? 3 रुपया प्रति पशु प्रति वार्षिक, मतलब अगर ग्राम पंचायत में जानवरों पर टैक्स लगाता है ना, तो एक पशु के पीछे कितना रुपया लगाएगा? 3 रुपया होगी, एक वार्षिक, एक वर्ष के अंदर, है ना। और देखिए मनोरंजन के लिए कितना रुपया टैक्स लगा सकता है? 5 रुपया प्रतिदिन, ध्यान देना, यहाँ प्रतिदिन लगाएगा 5 रुपया। और जो 6 रुपया है ना प्रति वाहन प्रति वर्ष, मतलब अगर किसी के पास वाहन है तो 6 रुपया लगा सकता है प्रति वर्ष, है ना। तो ये टैक्स की बात कहाँ पर किया गया है? धारा 37। अच्छा, अगर संविधान की बात करें कहाँ पर है? 243H में है टैक्स, है ना, तो आप सबको याद होगा। मान लेते कोई व्यक्ति है जो इस टैक्स से मतलब नाखुश है ना, संतुष्ट नहीं है, या उसको कोई दिक्कत है, तो वो अपील कर सकता है ना, विहित प्राधिकारी के पास। तो किस धारा के अंतर्गत अपील करेगा? धारा 37 के का के तहत, ठीक है। कर हो गया, शुल्क हो गया, लगाए जाने के विरुद्ध आप अपील कर सकते हो विहित प्राधिकारी के पास, ठीक है। अब देखिए धारा 36 में क्या कहा गया है ना, धारा 36 एक्ट 1947, इसमें बोला है ना जो पंचायत जो है ना उधार लेने की शक्ति, मतलब किसी से उधार भी ले सकता है, लेकिन ध्यान रहे हस्तक्षेप कौन करेगा? राज्य सरकार। बिना राज्य सरकार के परमिशन से उधार नहीं ले सकता, है ना। लेकिन आप सब याद कर लीजिए, धारा 36 में है पंचायतों के उधार लेने की शक्ति, और धारा 35 में क्या है? दावों का निस्तारण, है ना। बट 35 इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 36 इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 15वां वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर ब्लॉक पंचायत में फंड का रेंज क्या होगा, है ना। देखिए सब जगह फंड का रेंज देख लेते हैं ना। तो अगर पहले हम ब्लॉक पंचायत की, चलिए पहले जिला पंचायत की बात करते हैं। तो 15वां वित्त आयोग है, ये जो है ना इम्पोर्टेंट है 15वां वित्त आयोग।
जिला पंचायत में जो फंड का रेंज होता था मिनिमम 5% होता, मैक्सिमम कितना परसेंट होता, 10%, है ना। ये जिला पंचायत का ये फंड है। और जो ग्राम पंचायत का फंड है ना, जिस स्तर पर हम सब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर फंड का रेंज कितना है, 70 से 85%, मिनिमम 70, अधिकतम 85। और जो ब्लॉक पंचायत का जो फंड है ना, 10 से 25% होता है, मतलब 10% मिनिमम और 25% अधिकतम, है ना। ये जो डाटा है 15वां वित्त आयोग का है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। और देखिए ये तो 3 स्तर के लिए था, ये जो बताए हैं कितने स्तर, 3 लेयर के लिए है। मान लेते हैं कोई राज्य ऐसा है जहाँ पर 2 स्तरीय पंचायत है, तब वहाँ पर क्या होगा। देखिए जहाँ पर 2 स्तरीय पंचायत होगा ना, वहाँ ग्राम पंचायत के लिए तो वही होगा 70 से 85, लेकिन जिला स्तर के लिए होगा 15 से 30% होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर मिड वाला तो होगा नहीं, क्षेत्र पंचायत, है ना। तो ग्राम पंचायत का वही है, जिला पंचायत पे होता है 15 से 30%, ठीक है। अब देखिए एक और आता है एक्ट 1947 की अगर बात करें, तो इसमें धारा लिखा, धारा 39, है ना। धारा 39 में क्या है, न्याय पंचायत के व्यय संचित निधि से भारित होंगे। तो देखिए जो न्याय पंचायत है ना, उनका जो व्यय है ना, पंचायत का जो संचित निधि होता है ना, वहाँ से उनको पैसा मिलता है। ये बात कहाँ कहा गया है, धारा 39 में, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसको डीप में देखते हैं। धारा 39 के 2, इस यही धारा उपधारा है, धारा 39 के 2 में बताया गया है, मान लेते कोई न्याय पंचायत है, ठीक है। न्याय पंचायत है, अपने क्षेत्र में न्याय कर रहा है ना, कोई व्यक्ति है जो आया है न्याय के लिए, तो न्याय करेगा। अब जब न्याय करेगा तो मान लेते हैं दंड के रूप में जो यहाँ का न्यायाधीश होगा वो क्या लगाएगा, शुल्क लगाएगा। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो अपराधी है या कोई अन्य है, इसके ऊपर शुल्क लगाती है ना। ये जो शुल्क लगाती है दंड के रूप में या अर्थदंड के रूप में जो पैसा लिया जाएगा ना, ये शुल्क जो होगा राज्य सरकार के नाम से जमा होगा। किसके नाम से जमा होगा, राज्य सरकार के नाम से। और राज्य सरकार फिर क्या करेगा, उस जो उसके पास पैसा पूरा जाएगा ना, उसका अधिकतम 50%, ध्यान देना, अधिकतम कितना परसेंट, 50% फिर पंचायतों को मतलब देगा या न्याय पंचायतों को देगा, जैसे उसका खर्चा चल सके, है ना। ध्यान देना 50% मैक्सिमम, ठीक। अब इसका हम जिक्र कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बट आप सबको थोड़ा स्वरूप बता दिए हैं, बाकी न्याय पंचायतों के बारे में कल और डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप सब वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, कैसा लगा आपको वीडियो। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।